Hello student, this is chapter 2 of History, Socialism in Europe and Russian Revolution. We will continue here the yesterday's topic. Nobles got their power and position through their services to the Tsar, not through local popularity. This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them. यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से रशिया के किसानों में और यूरोप के किसानों में अंतर था। यहाँ पर रशिया के जो किसान थे उनमें जो उनके नोबल्स या सामंत जो थे, उनके जो ज़मींदार थे, उनके प्रति उनके मन में किसी भी तरीके से सम्मान नहीं था। उनको केवल इसलिए वो मिला हुआ था सम्मान क्योंकि वो राजा के प्रिय थे या राजा को वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे, इसलिए उन्हें ये सम्मान मिला हुआ था, ना कि वो आम जनता में पॉपुलर थे। फ्रांस में जब ब्रिटनी में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उस समय किसानों ने अपने नोबल्स का साथ दिया और उनके लिए भी अपने युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जो रशिया के किसान थे वो ऑलरेडी बिल्कुल अपोजिट थे और वो नोबल्स के पास जो ज़मीनें थी, बड़े बड़े ज़मींदार लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास ज़मीनें थी, उन ज़मीनों को अपने पास पाना चाहते थे, इसलिए वो उनसे बिल्कुल किसी भी तरह का उनका सम्मान नहीं करते थे। इवन बाद में 1902 के आसपास जो है उन लोगों ने मर्डर करने भी शुरू कर दिए इन लैंडलॉर्ड के ज़मीनें हथियाने के लिए। और साउथ रशिया में ये जो कंडीशन थी वो 1902 में स्टार्ट हो चुकी थी और 1905 के आते आते पूरे रशिया में इस तरह की घटनाएं होने लगी थी। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। रशिया के किसान जो थे वो यूरोपियन किसानों से और भी एक तरीके से अलग थे कि उन्होंने अपनी ज़मीनों को इकट्ठा करके एक कम्यून या मीर बनाया था, जबकि उसमें से केवल वो अपने परिवार की ज़रूरत के हिसाब से लेकर बाकी को प्रॉफिट को वो इक्वली डिवाइड करते थे, जबकि यूरोप में इस तरह की कोई कंडीशंस नहीं थी। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोशलिज्म इन रशिया। All political parties were illegal in Russia before 1914. The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx idea. उसमें रशिया में सारी जो पार्टियां थी, एक पार्टी के अलावा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा सारी पार्टियां इलीगल घोषित कर दी गई थी। केवल एक ही पार्टी वहाँ पर जो इलेक्शन लड़ती थी या जो भी काम करती थी वो सारे करती थी। 1914 तक ये सारी पार्टियां इसमें प्रतिबंधित थी। रशिया में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1898 में की गई थी और जो कि कार्ल मार्क्स के आइडिया को फॉलो करने वाले थे। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। इट सेट अप ए न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी थी कि वो किसी भी तरह की और किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था को बनाने की परमिशन नहीं देती थी और इन्होंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया और वर्कर्स और को ऑर्गेनाइज किया, उनके लिए आंदोलन या स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट custom of dividing land periodically made them natural socialist. So peasants, not workers, would be the main force of the revolution and Russia could become socialist more quickly than other countries. रशियन सोशलिस्ट जो थे वो ये मानते थे, समाजवादी, कि रशिया में किसान जो हैं वो बाकी मज़दूरों से अलग हैं, वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, यानी कि सामाजिक रूप से वो पूरी तरह से स्वतंत्र अपने आप को मानने लगे थे। तो किसान जो थे वो अपने आधार पर इस क्रांति में पार्टिसिपेट करके रशिया को ज़्यादा डेमोक्रेटिक, ज़्यादा सोशलिस्ट बना सकते थे, बजाय कि दूसरे कंट्रीज़ में इस तरह की सोशलिज़म की जितनी वो कंडीशंस थी उसके बजाय रशिया में ज़्यादा तेज़ी से ये हो सकता था। Socialists were active in the countryside
थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। इसलिए उन्होंने किसानों को ही निशाना बनाया और उन्हीं को तैयार किया क्रांति के लिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर 19th सेंचुरी से अपना काम करना शुरू कर दिया। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना की 1900 में। और दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए डिमांड रखी, उनके राइट्स के लिए डिमांड रखी, और वो चाहते थे कि जो जमींदार थे, नोबल्स जो थे, वो अपनी ज़मीनें जो है किसानों को सौंप दें। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी अबाउट पीजेंट्स। लेकिन सोशल डेमोक्रेट्स जो थे वो जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे उनके इस विचार से डिसएग्री करते थे, उनसे असहमत थे किसानों के बारे में। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। उनका मानना था कि किसान भी एक यूनाइटेड या संगठित ग्रुप नहीं है। सम वर पुअर एंड अदर्स रिच, सम वर्कड एज लेबरर्स वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। लेनिन जो कि वहाँ का फेमस लीडर था, उसका मानना था कि किसान भी एक जैसे ग्रुप में नहीं है। कुछ लोग गरीब किसान हैं तो कुछ लोग अमीर हैं। कुछ लोग दूसरों के खेतों में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास इतनी ज़मीन है कि वो दूसरे लोगों को अपने यहाँ पर एम्प्लॉय रखते हैं। Given this differentiation within them, they could not all be part of the socialist movement. उसका मानना था कि इतने सारे डिफरेंसेस के साथ सारे किसानों को हम सोशलिस्ट मूवमेंट में शामिल नहीं कर सकते। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से जो पार्टी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। व्लादिमीर लेनिन, who led the Bolshevik group, thought that in our repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member. व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक ग्रुप का लीडर था और उसने जार के समय के रशिया वाली जो पॉलिसी थी उनको अपनाते हुए डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। उनका मानना था कि किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है, और जो कंट्रोल है वो उन सारे मेंबर्स का कंट्रोल होना चाहिए, और क्वालिटी जो है उसके आधार पर उनका डिवीज़न होना चाहिए। अदर्स जो थे मेनशेविक, वहाँ पर दो ग्रुप बने हुए थे, बोल्शेविक और मेनशेविक। तो जो दूसरा ग्रुप था मेनशेविक्स का, थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। लेकिन मेनशेविक जो थे वो जर्मनी के आधार पर, जर्मनी में जो पार्टियां बनी हुई थी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट की, उनके आधार पर ये मेनशेविक्स थे दूसरी पार्टी के सदस्य। इनका मानना था कि सभी किसान बराबर हैं, क्योंकि किसान तो किसान होता है। इस तरह से ये डिवीज़न हुआ रशिया में। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर टर्बुलेंट टाइम द 1905 revolution. Russia was an autocracy. Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. Liberals in Russia campaigned to end this state of affair. जैसा कि हमने बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि जो उसमें रशिया में भी ज़ार जो कि राजा था वहाँ का, उसने अपना कंट्रोल बनाया हुआ था और पार्लियामेंट पर के पास कोई भी अधिकार नहीं थे। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। और जिस तरह से पार्लियामेंट के अधिकार नहीं थे, उस कंडीशन को लिबरल्स ने रशिया में उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इसमें बदलाव आना चाहिए। टुगेदर विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। 1905 के में जो रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, उसमें लिबरल्स ने सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो ये ग्रुप बने हुए थे सामाजिक, इनके साथ मिलकर काम किया और किसानों और वर्कर्स को अपने साथ जोड़ते हुए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड रखी। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय ज़ैदिस्ट who wanted modernized Islam to lead their societies. अब इसके लिए उन्हें एम्पायर में राष्ट्रवादियों का भी जो
वो साथ मिला, उनका सहयोग मिला। केवल पोलैंड को छोड़ के बाकी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे, वहाँ भी जो ज़ैदिस्ट थे, जो एक कम्युनिटी बन चुकी थी और वो इस्लाम धर्म का आधुनिकीकरण करना चाहती थी, नई नई चीज़ों को अपनाना चाहती थी, उन लोगों ने भी उनको फेवर किया। The year 1904 was particularly bad one for Russian workers. 1904 का जो साल था वो रशिया के वर्कर्स के लिए काफ़ी बुरा साबित हुआ। Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जो उनकी वास्तविक जो वेजेस थे या सैलरी थी वो लगभग 20% कम हो गई। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। जो वर्कर्स एसोसिएशन, जो उन मज़दूरों की संगठन थे, उन यूनियंस जो थी, उनकी मेंबरशिप यानी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर शामिल होने लगे। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स which had been formed in 1904 were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. अब जो रशियन वर्कर्स असेंबली थी उसमें से जो वर्कर्स थे जो 1904 में बनाई गई थी, वहाँ से उनको हटा दिया गया था। एक फैक्ट्री थी पुटिलोव आयरन वर्क्स के नाम से, और वहाँ पर जब उन वर्कर्स को हटाया गया तो उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू, बाकी मज़दूरों ने उनके फेवर में होते हुए स्ट्राइक शुरू कर दी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 110,000 workers at St. Petersburg went on strike demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in the working condition. क्योंकि उन मज़दूरों ने भी यही डिमांड रखी थी कि उनके वर्किंग आवर, काम के घंटों को कम किया जाए और उन्हें उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए और उनकी वर्किंग कंडीशन जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई रखी जाए। ये सारी डिमांड्स रखने के कारण कुछ मज़दूरों को निकाल दिया गया था, लेकिन क्योंकि सभी फैक्ट्रियों में वर्कर्स यूनियन बनी हुई थी, इन मज़दूरों के फेवर में जाते हुए सभी वर्कर्स ने इन फैक्ट्रीज़ में सेंट पीटर्सबर्ग में लगभग 1,10,000 वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी और ये सारी डिमांड जो है वो उनके जो एम्प्लॉयर्स थे उनके सामने रख दी। When the procession of workers led by Father Gopan reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. जब ये लीडर, जो वर्कर्स थे, उनका लीडर जो था वो फादर गोपेन था और ये फादर गेपॉन जो था वो उसका लीडरशिप लेते हुए उनके साथ जाकर वो विंटर पैलेस में पहुंचा। विंटर पैलेस जो जहाँ पर राजा रहता था उसके पास पहुंचने पर पुलिस ने और जो दूसरी सेना की टुकड़ियाँ थी उन्होंने उन पर आक्रमण किया। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वाउंडेड। इन मजदूरों की जो एक टुकड़ी यहाँ पर आई हुई थी विरोध दर्ज कराने के लिए, उन पर अटैक करने के कारण 100 मजदूर मारे गए और 300 घायल हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, क्योंकि उस दिन संडे था इसलिए उस घटना को ब्लडी संडे का नाम दिया गया। स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। ये पहली घटना थी ब्लडी संडे की और उसके बाद से धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी और 1905 में फाइनली रिवोल्यूशन हो गया, क्रांति हो गई। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में हड़तालें कर दी गई। यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो क्लोज कर दी गई। स्टूडेंट्स जो थे वो स्टूडेंट जो संस्थाएं थी, बॉडीज मीन्स स्टूडेंट की जो संस्थाएं बनी हुई थी वो भी बाहर, मतलब उससे कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए और कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़, क्योंकि उन्हें नागरिक स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो अदर मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने भी यूनियन बना ली और इन सारी यूनियनों ने मिलकर एक बड़ी यूनियन बनाई और सभी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रख दी। यानी कि लॉयर्स की अलग यूनियन थी, वर्कर्स की अलग यूनियन थी, इंजीनियर या वर्कर्स की जो अलग अलग यूनियंस थी उन सब ने मिलकर एक बड़ी यूनियन बनाई। सो दैट्स कॉल्ड यूनियन ऑफ यूनियंस। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड सरकार के सामने रख दी। ड्यूरिंग द 1905 रिवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। 1905 में जो रिवोल्यूशन हुआ उसके कारण जार को मजबूर होकर, जार जो कि वहाँ का राजा था, मजबूर होकर उसने एक पार्लियामेंट की स्थापना करने की स्वीकृति कर ली और उसने इस चीज़ से सहमति जताते हुए इलेक्टेड
पार्लियामेंट या फिर ड्यूमा उसको नाम दिया गया, उसके लिए हाँ कर दी। फॉर ए ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन देयर एग्जिस्टेड आ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज़ मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। इस टाइम पीरियड में बहुत सारी व्यापारिक यूनियनें बनी हुई थी, फैक्ट्री कमेटीज़ बनी हुई थी वर्कर्स की, और इस तरह से इनमें और ज़्यादा इजाफा हो गया और ज़्यादा बढ़ गई। आफ्टर 1985 मोस्ट कमेटीज़ एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। लेकिन 1905 के बाद इनमें से ज़्यादातर यूनियन और कमेटीज़ को अनऑफिशियल, क्योंकि ये वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही थी, इसलिए इनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई। सीवियर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटी। राजनीतिक गतिविधियों पर भी बहुत सी पाबंदियाँ लगा दी गई। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 days एंड री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months। अब जो पहली ड्यूमा या जो पार्लियामेंट थी वो 75 दिन के अंदर ही जार ने डिसमिस कर दी, क्योंकि उसके पास ये अधिकार था, और दूसरी ड्यूमा जो है अगले 3 महीने में चुनी गई। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये जो ड्यूमा, ये जो पार्लियामेंट बनी है, वो उससे किसी तरह का सवाल पूछे या उसकी पावर्स में कमी करने की कोशिश करे। ही चेंज्ड द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। उसने धीरे धीरे करके जो तीसरी ड्यूमा बनकर तैयार हुई थी, इलेक्टेड हो, मतलब चुनकर आई थी, उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को ही स्थान दिया, और ताकि वो उसका फेवर करते रहें, राजा का फेवर करते रहें, और उसकी जो पावर्स हैं उनको छीनने की कोशिश ना करें। इसलिए उसने बार बार ड्यूमा को डिसॉल्व किया और दोबारा से इलेक्शन कराए। लिबरल्स और रिवोल्यूशनरी जो थे उनको बिल्कुल बाहर रखा गया, ड्यूमा में एंट्री नहीं दी गई, जो कि वास्तविक स्वतंत्रतावादी थे और क्रांतिकारी थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।